हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ ट्रेवल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फुल स्टोरी सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन पुष्पा 2 का द रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखने को मिला है पुष्पा 2 की पूरी स्टोरी लाइन के बारे में, उसके अंदर छुपे कुछ सीक्रेट्स एंड वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ने वाला हूँ जो शायद आपने मूवी में नोटिस नहीं की। एंड वो आने वाले पार्ट यानी कि पुष्पा 3 का जो हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिल चुका है कि वो आने ही वाला है कुछ टाइम में, उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है और थोड़े हिंट्स भी। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ तक बात की जाए पुष्पा 2 की स्टार्टिंग में ही हमें अल्लू अर्जुन अपने पूरे डोमिनेटिंग स्टाइल में एक शिपमेंट के पास देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उनकी कुछ जापानीज लोगों के साथ लड़ाई हो रही होती है। एंड हमें वहाँ ये देखने को मिलता है कि सब वहाँ पे जापानीज ही बोल रहे हैं, इवन के पुष्पा राज भी। एंड पुष्पा वहाँ पे ये बताते हैं कि जब वो इंडिया से यहाँ पर सामान लेकर और अपना पैसा लेने वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में ये जापानीज सीखने की किताब ली थी। एंड इतने ही दिनों में वो किताब से जापानीज सीख चुके थे। एंड जितनी जापानीज उन्हें आती थी उसका इस्तेमाल करने के बाद वो उनसे बात करते हैं। एंड वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि पुष्पा के पूरे पैसे नहीं मिले होते हैं, तभी वो बची कुछ अमाउंट के लिए वहाँ पे उन सबको मारने लग जाता है। एंड उसके बाद उस लड़ाई में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक गैंगस्टर आता है जो गाड़ी से निकलते ही पुष्पा को भागते हुए गोली मार देता है। एंड पुष्पा वहाँ से सीधा समुद्र में गिर जाता है। उसके बाद हमें पुष्पा सीधा एक सपने से उठता हुआ दिखता है, जहाँ वो अपने घर पर होता है अपनी बीवी के साथ। एंड उसके बाद हमें पुष्पा की प्रेजेंट की लाइफ देखने को मिलती है, जहाँ पे पुष्पा बहुत ही ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। एंड वो अपनी पावर के दम पर सबसे ज़्यादा रेड सैंडलवुड का यानी कि लाल चंदन का धंधा कर रहे हैं। इलीगल धंधे के साथ साथ उन्होंने और भी काम शुरू कर दिए हैं ताकि उनके कॉन्टैक्ट नेशनल की जगह इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने लग जाएं। एंड शुरुआत के सीन में जब पुष्पा हमें गोली लगने के बाद समुद्र में गिरता हुआ दिखाया जाता है, तो पानी के अंदर उसे अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ गली के बच्चे उसे ये पूछते हैं कि उसके फादर का नाम क्या है। एंड जब वो बताता है कि उसके बाप का नाम ये है, तो वहाँ पे सब मना कर देते हैं। एंड वो बोलते हैं कि अगर तू उनका बेटा है तो पानी में से बॉल निकाल कर ला। एंड वहाँ पे वो एक तालाब में छलांग मारता है और उसे वही फ्लैशबैक दिख रहा होता है जहाँ पे वो बचपन में डूब रहा था। एंड वहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली थी कि पुष्पा के मन में आज तक यही चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है कि उसको आज तक नहीं पता कि उसका खानदान और खून एक्चुअल में है क्या। कोई भी उसे उसके फादर का बेटा नहीं मानता, उसका खुद का भाई भी उसे सौतेला भाई मानता है और उसके साथ उसके फैमिली संबंध अच्छे नहीं हैं। उसके बाद हमें पुष्पा राज के अंडर काम कर रहे कुछ मजदूर देखने को मिलते हैं, जिन्हें वहाँ से ले जाया जाता है जंगल की तरफ, जहाँ पे वो लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी स्मगलिंग करने के लिए सामान को लोड और ऑफलोड कर रहे होते हैं। एंड उनके बीच में हमें एक शीनू नाम का लड़का देखने को मिलता है, जिसकी शादी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को और पुष्पा को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी शादी के टाइम पर भी वहाँ पे काम करने के लिए आता है। एंड वहाँ हमें एक नया मजदूर देखने को मिलता है, जो कि उन मजदूरों से बहुत सी बातें पूछ रहा होता है, बीच की बातें निकलवाने के लिए। एंड जब बाद में वो लोग जंगल में लाल चंदन की लोडिंग कर रहे होते हैं, तभी वो नया मजदूर एसपी शेखावत निकलता है एंड वो वहाँ पे रेड कर देता है। एंड वहाँ पे जितने भी पुष्पा के अंडर काम करने वाले लेबर होती है उन सबको वो गिरफ्तार करके टॉर्चर करता है और अपने थाने में ले जाता है। उसके बाद हमें पुष्पराज की वाइफ एक मंदिर में देखने को मिलती है, जहाँ पे वो भगवान के लिए कुछ चढ़ावा लेकर जाती है। एंड पूजा होने के टाइम पर वहाँ पे हमें पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई देखने को मिलता है। एंड वहाँ वो उसकी बीवी की यानी कि श्रीवल्ली की बहुत बेइज्जती करता है, ये बोलकर कि उसे उसके पति का कुल धर्म तक नहीं पता है। एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड वहाँ में ये देखने को मिलता है कि पुष्पा राज का बड़ा भाई उसे सौतेला ही मानता है, लेकिन उसके भाई की बेटी उसे बहुत प्यार करती है एंड वो उसे चाचा ही बुलाती है। एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है एसपी शेखावत जिन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया होता है उन्हें छुड़ाने के लिए, पुष्पा खुद वहाँ जाता है। एंड दूसरी तरफ शीनू की शादी का मंडप लग चुका होता है। एंड वहाँ पे पुष्पा जब पहुँचता है तो शीनू को छोड़ने के लिए मना कर दिया जाता है, इस बात की वजह से कि FIR उन सब के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। एंड वहाँ पे पुष्पा अपने दिमाग का यूज़ करता है एंड पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों को, यहाँ तक कि कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को भी खरीद देता है। उन सबको उनकी सैलरी और रिटायरमेंट तक का जितना पैसा हो सकता है सब मिलाकर, सब कैलकुलेशन के बाद वो सारा पैसा एक एक आदमी को देकर इस्तीफा ले लेता है। एंड तभी जब वहाँ पे एसपी शेखावत वापस आता है अपने सब इंस्पेक्टर के साथ, तो वो देखता है कि स्टेशन में कोई भी नहीं है एंड वहाँ पे सिर्फ एक इंस्पेक्टर बचा होता है, जो उन्हें ये खबर देता है कि पुष्पा आया था, वो सबको छुड़ा कर भी ले गया और उसने सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को खरीद भी लिया है। एंड सबका इस्तीफा वो उनको पकड़ा कर वो भी वहाँ से चला जाता है। एंड ये सब देखने के बाद एसपी शेखावत थोड़ा हैरान रह जाता है। उसके बाद पुष्पा
शीनू को लेकर उसकी शादी के मंडप तक जाता है एंड वहाँ में उनकी शादी होने के बाद हमें पुष्पा का टाइटल ट्रैक देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पुष्पा के इंट्रोडक्शन और पूरी मूवी के कास्ट का नाम देखने को मिलता है, ब्रांडिंग होता हुआ। उसके बाद हमें पुष्पा मिनिस्टर सितप्पा के साथ सीएम के घर जाते हुए देखने को मिलता है, जहाँ पे वो सीएम से मिलने जा रहा होता है, बिकॉज अपने एरिया का सबसे बड़ा सैंडलवुड का बिजनेस वही चला रहा होता है। एंड उसके जाने से पहले श्रीवल्ली उसे बोलती है कि हो सके तो सीएम के साथ वो अपनी एक फोटो खिंचवा ले ताकि वो दीवार पर उसका फ्रेम लगा सके। एंड जब सीएम के ऑफिस में सितप्पा और पुष्पा पहुंचते हैं तो पुष्पा वहां पे सीएम से बोलता है उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, एंड वहां सीएम इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती कर देता है उसे गुंडा बोलकर, एंड वहाँ पे उसके साथ फोटो खिंचाने को मना कर देता है। उसके बाद मिनिस्टर सितप्पा को ऐसा लगता है कि पुष्पा अब कुछ करेगा, लेकिन पुष्पा वहाँ से शांति से बाहर आ जाता है। एंड बाहर आने के बाद सितप्पा जब पुष्पा से बात करता है तो पुष्पा उसे बोलता है कि वो जल्दी ही सीएम की कुर्सी पलट देगा। एंड सितप्पा को वो सीएम बनता देखना चाहता है, तो वो सितप्पा को बोलता है कि वो दिल्ली जाए और होम मिनिस्टर से बात करे कि कितना पैसा लगेगा। एंड वहाँ पे सितप्पा उसे 100 करोड़ की डिमांड बताता है, लेकिन पुष्पा उसे 500 करोड़ का लालच देकर बोलता है कि उसे सितप्पा अब सीएम चाहिए। एंड ये सुनने के बाद हमें सितप्पा होम मिनिस्टर के पास दिल्ली में देखने को मिलता है। एंड पुष्पा सीएम की पूरी कुर्सी पलटने को तैयार बैठा है सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। श्रीवल्ली के बोलने पर वो सीएम के साथ एक फोटो चाहता था, एंड सीएम के मना करने की वजह से उसको इस चीज़ से बुरा नहीं लगा कि उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन इस चीज़ से बुरा लगा कि उसकी बीवी ने उससे पहली बार कुछ मांगा था एंड वो उसे दे नहीं पाया। उसके बाद हमें उसका दोस्त मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के पास दिल्ली में देखने को मिलता है। प्रताप रेड्डी होम मिनिस्टर होते हैं एंड वो वहाँ उनसे डिमांड रखने जाता है कि उसे सीएम की कुर्सी चाहिए, जितना पैसा लगेगा वो दे सकता है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि प्रताप रेड्डी उसे मना कर देता है ये बोलकर कि सीएम की कुर्सी के अभी वो लायक है नहीं। एंड तभी हमें ये देखने को मिलता है कि प्रताप रेड्डी का छोटा भाई एक तरह से गुंडा और स्मगलर ही होता है। एंड वहाँ पे पुष्पाराज उसके छोटे भाई के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो प्रताप रेड्डी से सिर्फ उनकी बात करवाने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए देते हैं। एंड जब पुष्पाराज की प्रताप रेड्डी से बात होती है तो वो उसे कुछ पैसों की बात करता है एंड वो डील फाइनल करने के लिए बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी थयप्पा को सीएम बना दे उस जगह का। उसके बाद हमें पुष्पाराज यानी कि अल्लू अर्जुन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि रेड सैंडलवुड का धंधा करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड उसका नाम हामिद होता है। एंड हामिद से वहाँ वो डील करते हैं 2000 टन रेड सैंडलवुड की, एंड वो पर टन का 2.5 करोड़ रुपए मांगते हैं। यानी वहाँ पे उन दोनों की डील फिक्स हो जाती है। एंड उसके बाद वो पूरे पैसों में से 100 करोड़ छोड़ देता है, यानी कि 5000 करोड़ की डील में से वो 100 करोड़ छोड़ता है एंड वहाँ से वो हामिद का चॉपर लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें वो अपने पूरे अलायंस में इंडिया में जितने भी रेड सैंडलवुड के स्मगलर हैं उन सबसे कुछ हिस्से का रेड सैंडलवुड ऑर्डर करता हुआ देखने को मिलता है। एंड वो लेबर को डबल पैसे देकर काम करवा रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी सिद्धप्पा नायडू सीएम की पोस्ट पर चाहिए होता है। एंड पुष्पा के प्लान के अनुसार होता भी यही है। पुष्पा जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करके प्रताप रेड्डी को वो सारा पैसा और एमएलएस को सारा पैसा भिजवा देता है एंड वहीं पे वो सीएम की कुर्सी पलट देता है। सिद्धप्पा नायडू सीएम बनते ही पुष्पा के अंडर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उन सब में पुष्पा की हेल्प करने लग जाता है। एंड सबसे पहले वो सीएम बनते ही ये ट्राई करता है कि कुछ भी करके एसपी शेखावत को यानी कि फहाद फासिल को वहाँ से ट्रांसफ़र दे दी जाए। एंड पुष्पा यहाँ पे उसे मना कर देता है क्योंकि वो ये देखना चाहता है क्योंकि वो सिद्धप्पा नायडू को ये बताता है कि अगर एसपी शेखावत की उसके सीएम बनते ही ट्रांसफ़र करवा दी गई तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे डर गया हूँ और उसने अपने दोस्त की पावर की वजह से उसकी ट्रांसफ़र करवा दी है। उसके बाद हमें बहुत सारी लेबर देखने को मिलती है जो कि पुष्पा का सारा माल एक जगह पर इकट्ठा कर रही होती है, यानी कि 2000 टन रेड सैंडलवुड का डिलीवरी करने से पहले उस सारे रेड सैंडलवुड को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा होता है। एंड वहाँ पे हमें एसपी शेखावत के पास मंगल सिंह की बीवी देखने को मिलती है। जी हाँ, मंगल सिंह पहले पार्ट में वो इंसान था जिसके पास रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की पूरी पावर थी एंड उसके बाद पुष्पाराज को वो पावर दे दी गई थी। एंड वहाँ मंगल सिंह की बीवी ये चाहती है कि वो धंधा दोबारा उसके पति के पास आ जाए एंड वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर एसपी शेखावत के पास पहुंचती है। एंड जहां वो एसपी शेखावत को ये बताती है कि वहां पे सिंडिकेट के अंदर एक ऐसा आदमी भी है जो कि पहले उसके पति और उसके लिए काम करता था, लेकिन अब वो सिंडिकेट का मेंबर बन चुका है। एंड अगर एसपी शेखावत उसे पकड़ ले तो ये पता लग सकता है कि ये सारा का सारा माल आखिरकार जा कहाँ रहा है। उसके बाद भंवर सिंह शेखावत हमें एक जगह पर नाका लगाए हुए दिखता है जहाँ पे वो जाकर रेड्डी को पकड़ लेता है एंड उसके लाल चंदन से भरे हुए ट्रकों को आग लगा देता है एंड उसके बाद वो उसे ब्रिज से नीचे फेंक कर जान से मार देता है। जाका रेड्डी के मरने के बाद सिंडिकेट में एक डर बैठ जाता है कि पुलिस अब एनकाउंटर पर उतर आई है एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पुष्पाराज को उस गद्दी से हटाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे कुछ लोग उसके खिलाफ बातें सुनकर कन्विंस भी होना शुरू हो जाते हैं।
इस सब के पीछे प्लानिंग सिर्फ इतनी होती है कि मंगल सिंह को जल्दी से जल्दी पुष्पा राज की गद्दी मिल जाए, यानी कि मंगल सिंह जिस चीज़ का पहले वारिस था वही सिंडिकेट उसके अंडर हो जाए और लाल चंदन का बिजनेस फिर से वही चलाए। उसके बाद हमें सिद्धप्पा नायडू ये सब देखने के बाद भंवर सिंह शेखावत के ऑफिस में मिलता है, जहाँ वो उससे सेटलमेंट करने आता है उसके और पुष्पा राज के पर्सनल कन्फ्लिक्ट को लेकर। एंड वहाँ पे भंवर सिंह शेखावत उसे ये बात बोलता है कि पुष्पा ने सबके आगे उसे नंगा किया था और उसकी बेइज्जती की थी। वो इस चीज़ का सॉरी चाहता है पुष्पा से और वो ये चीज़ को यहीं ख़त्म कर देगा। ये सब सुनने के बाद सिद्धप्पा नायडू वहाँ से चला जाता है और वो पुष्पा से बात करता है कि वो भंवर सिंह शेखावत को आकर एक बार सॉरी बोल दे, ताकि सिंडिकेट के लिए चीज़ें आसान हो जाएं और स्मगलिंग का जो लाल चंदन 2000 टन जाने वाला है वो आसानी से इंडिया से भाग जा सके। ये सब होने के बाद हमें पुष्पा अपने घर पे दिखते हैं, जहाँ वो इस दुख में शराब पी रहे होते हैं कि उन्हें अब झुकना पड़ेगा भंवर सिंह शेखावत को सॉरी बोलकर। एंड भंवर सिंह शेखावत सॉरी सुनने के लिए एक बंद कमरा नहीं चाहता था, वो एक बहुत बड़ी सिंडिकेट की पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है, जहाँ वो ये चाहता है कि सबके आगे आकर पुष्पा से सॉरी बोले। एंड पुष्पा अपने ज़मीर को घेर कर सिंडिकेट की वजह से, सिद्धप्पा नायडू के कहने की वजह से वहाँ पे सॉरी बोलने चला जाता है। जिस समय वहाँ पे हमने पुष्पा को देखा तो पुष्पा की आंखों पे एक अलग ही गुस्सा और बेशर्मी भी दिख रही थी, जहाँ उसे बुरा लग रहा था कि वो सॉरी बोल रहा है, लेकिन वो भंवर सिंह शेखावत को सॉरी बोल देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड रास्ते में उसकी ईगो हर्ट हो जाती है एंड वो गाड़ी से अपनी बीवी और अपने खास आदमी को उतार कर वापस उसी पार्टी में आता है, जहाँ से भंवर सिंह शेखावत बहुत ज़्यादा खुश होकर और टेप रिकॉर्डर में पुष्पा की बोली हुई सॉरी को रिकॉर्ड कर सुनता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। तभी पुष्पा आकर उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक देता है एंड वो पूल में गिर जाता है। एंड पुष्पा गाड़ी से निकलकर उसी पूल में बाथरूम करने लग जाता है। पुष्पा को ये सब करते देख वहाँ पे लोग हैरान हो जाते हैं, सिंडिकेट भी और बाकी सब लोग भी। एंड तभी पुष्पा वहाँ पे उसे चैलेंज देता है कि 2000 टन माल कल सुबह के टाइम पे वो यहाँ से बाहर भेज देगा। एंड वो ये धमकी देता है भंवर सिंह शेखावत को कि अगर हो सके तो वो उसे रोक के दिखा दे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड भंवर सिंह शेखावत अपने ऊपर आई इतनी बड़ी चीज़ को लेना नहीं चाहता, इसलिए वो शहर के हर ऐसी जगह पे नाकाबंदी करवा देता है जहाँ पे पुष्पा का सामान जा सकता है। एंड इतनी सारी नाकाबंदी के बाद पुष्पा को ऑलरेडी पता होता है कि शेखावत क्या क्या कर सकता है। उसी चीज़ का दिमाग लगाकर पुष्पा नदी के रास्ते से अपना सारा का सारा इलीगल माल निकालने की कोशिश करता है। नदी के अंदर पानी का फ्लो बहुत कम होने की वजह से ट्रक्स को वो नदी के ऊपर से ही ले जा रहा होता है। एंड थोड़ी देर बाद शेखावत को इस चीज़ का शक हो जाता है, क्योंकि एक ब्रिज के ऊपर हुई नाकाबंदी में जब वो एक बियर की बोतल नीचे फेंकता है तो वो बियर की बोतल टूट जाती है। एंड जब वो नीचे देखता है तो नदी में पानी ही नहीं होता। ये सब होने के बाद शेखावत समझ जाता है कि पुष्पा नदी के रास्ते लेकर जाएगा सभी के सभी ट्रक को और अपने इलीगल माल को। उसके बाद शेखावत पूरी की पूरी टीम को नाकाबंदी खाली करके उस नदी के रास्ते पे ट्रैक करने को बोलता है। एंड वहाँ पे हमें बहुत सारे ट्रक देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर 2000 टन के लाल चंदन की लोडिंग जा रही होती है उस शहर से बाहर। उसके बाद शेखावत अपनी सारी टीम्स को अलग अलग तरीके से वहाँ पे पहुँचने को बोलता है, जहाँ पे पुष्पा के हर तरह से बिछाए गए जाल में पुलिस वाले फंसते रहते हैं एंड वहाँ से वो ट्रक निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाकर जब शेखावत एक जगह पर पहुँचता है जहाँ से वो ट्रक आ रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियाँ जा रही होती हैं। एंड शेखावत उनमें से एक बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ के उन ट्रक से ऊपर फायरिंग करने लग जाता है, जहाँ पे पुष्पा के कहने पर उसके लोग ट्रक से उतर के भाग जाते हैं। उसके बाद सारा का सारा सामान शेखावत सीज कर लेता है एंड अगले दिन हमें शेखावत और मीडिया वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ शेखावत बताता है कि उसने इतना सारा माल पकड़ा है लाल चंदन स्मगलिंग का। एंड वहाँ वो पुष्पा का नाम डायरेक्टली तो नहीं लेता, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारी मीडिया में बात फैला देता है कि वो जल्दी ही गुनहगार को सामने ले आएगा। उसके थोड़ी देर बाद हमें उस पुलिस स्टेशन के सामने ही ऊपर खड़ा हुआ पुष्पा देखने को मिलता है, जहाँ से वो शेखावत के साथ इशारों में बातें कर रहा होता है। एंड वहाँ उनके बीच में कुछ कॉमेडी होती है, बढ़िया थी मूवी के अंदर। एंड इशारों में उसे एक चीज़ समझ आ जाती है कि पुष्पा का यहाँ आना कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती। एंड जिस वेयर हाउस में शेखावत ने सारा का सारा लाल चंदन का माल जो कि पुष्पा का था 2000 टन वो पकड़ कर सीज किया होता है, वहाँ पे मंगल सिंह भी होता है अपनी बीवी के साथ। एंड वहाँ पे मंगल सिंह जब उसे चेक करता है तो वो बताता है कि ये लाल चंदन नहीं है, ये किसी और तरह के एक पेड़ की लकड़ी है जो बाहर से तो चंदन की तरह लाल होती है लेकिन अंदर से वो नॉर्मल लकड़ी ही होती है। एंड मार्केट में उसकी वैल्यू मुश्किल से 5 से 10 लाख होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सब सुनने के बाद शेखावत को बहुत शर्म आती है एंड पुष्पा उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से निकल जाता है।
उसके बाद शेखावत पुष्पा को पूछता है कि सामान अगर निकला तो सारा का सारा सामान गया कैसे। एंड उसके बाद वहाँ हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा उसके पास एक बैलगाड़ी भिजवाता है पुलिस वाले के थ्रू। एंड जब वो बैलगाड़ी की लकड़ी तोड़ता है तो वो होता है असली चंदन। हमें यहाँ ये देखने को मिला था कि शेखावत और बाकी सब पुलिस वालों को सिर्फ फंसाया जा रहा था नदी के किनारे तक ले जाने के लिए। एंड जिन बैलगाड़ियों को रोककर शेखावत एक बैलगाड़ी पे चढ़कर गोलियां चला रहा था सभी ट्रक्स के ऊपर कि वो पुष्पा का माल पकड़ सके, वही बैलगाड़ियां असली चंदन की बनी हुई थी। एंड उन्हीं की स्मगलिंग करने के लिए वो सारी की सारी बैलगाड़ियां वहां से जा रही थी। ये सब होने के बाद पुष्पा शेखावत का मजाक उड़ाता है और वहां से निकल जाता है। ये सब हो जाने के बाद माँ काली की एक पूजा का हमें सीन देखने को मिलता है जहाँ पे पुष्पा अपनी बीवी श्रीवल्ली के साथ आया होता है पूजा करने के लिए। एंड वहाँ पे श्रीवल्ली बेहोश हो जाती है। एंड वहाँ हमें ये पता लगता है कि श्रीवल्ली पुष्पा के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस चीज़ की खुशी में पुष्पा अपने आप को काली माँ की तरह तैयार कर साड़ी कंगन और उन्हीं की तरह बनकर वहाँ पे डांस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला था हमें मूवी में। एंड उसके बाद हमें वहाँ ये देखने को मिलता है कि पुष्पा के सौतेले भाई की फैमिली भी वहाँ पे दर्शन करने आई होती है। एंड वहाँ पे उसकी सौतेली भतीजी को कुछ गुंडे छेड़ देते हैं जहाँ पुष्पा उनसे लड़ता है एंड उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता भी है। तभी वहाँ पे पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई आ जाता है जो कि पुष्पा की थोड़ी सी बेइज्जती करता है। एंड श्रीवल्ली ये चीज़ सुन नहीं पाती। हर बार की तरह श्रीवल्ली इस बार चुप नहीं रहना चाहती एंड वो उसकी फैमिली की बेइज्जती करके पुष्पा को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद उसका भाई उन गुंडों को आधा गंजा करके और गधे पे बिठाकर वहाँ से बेइज्जती करके निकाल देते हैं। एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भंवर सिंह शेखावत की हुई ये बेइज्जती वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। एंड वो अपनी पूरी पावर लगाता है ताकि वो उस सिटी के बाहर के पुलिस वालों से भी बात कर सके, क्योंकि अभी पुष्पा का भेजा हुआ लाल चंदन 2000 टन का जो इलीगल स्मगलिंग का माल है वो इस शहर से बाहर निकला है। वो अभी तक चेन्नई की बॉर्डर पे ही होगा, श्रीलंका तक उसको पहुंचाना इतना इजी भी नहीं होगा। इसीलिए वो परमिशन लेता है कि वो जल्दी से जल्दी समंदर के रास्ते तक जा सके एंड उन डॉक्स पे जाकर वो उस माल को सीज कर सके। एंड पुष्पा के खिलाफ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि उसकी हेल्प कर देते हैं। एंड वहाँ पे शेखावत पहुँच जाता है। शेखावत बहुत देर तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है लेकिन उसकी टीम को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद शेखावत दिमाग लगाता है तो वो ये बोलता है कि पानी के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद जब वो पानी में छलांग मारता है तो समंदर में उसे दिखता है कि बोट्स के नीचे लाल चंदन बहुत ज़्यादा मात्रा में बांधे गए हैं एंड बहुत ही सारी बोट्स चेन्नई से श्रीलंका की तरफ निकाली जा रही हैं। एंड वहाँ वो उनका पीछा करने के लिए इंडियन पुलिस जो कि समुद्र एरिया पे तैनात होती है उनकी हेल्प लेता है एक बोट पर एंड उन बोट्स का पीछा करने लग जाता है। 16 किलोमीटर का रास्ता होता है श्रीलंका का उस जगह से। एंड आधे रास्ते तक ही शेखावत उनका पीछा कर पाता है क्योंकि उसके बाद श्रीलंका की बॉर्डर शुरू हो जाती है। एंड उन सारी बोट्स के बाद लाइसेंस होता है ताकि वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में काम कर सकें। इसीलिए वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन शेखावत की बोट को वहीं रुकना पड़ता है जहाँ उन्हें श्रीलंकन पुलिस गोलियाँ चलाकर रोक देती है। एंड यहाँ पे दोबारा शेखावत को हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद श्रीलंकन बॉर्डर के अंदर हमें दिखता है कि जिस माफिया के साथ पुष्पा की डील हुई थी वो वहाँ से सामान उठा लेता है एंड पुष्पा की पेमेंट उसके पास पहुँच जाती है। पुष्पा की ये डील तो सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन दूसरी तरफ शेखावत उस चीज़ का लोड अपने सर पर नहीं ले पाता। इस हार का बहुत ज़्यादा बड़ा खामियाजा भुगतने को वो तैयार भी होता है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है जैसा कि पुष्पा ने सीएम से वादा किया था उसकी मांगी हुई रकम उसे मिल जाती है। एंड उसके बाद सिद्धप्पा नायडू हमें सीएम की कुर्सी पे देखने को मिलता है। एंड सिद्धप्पा नायडू सीएम बनते ही सबसे पहले पुष्पा का वादा पूरा करने के लिए उसके घर पे जाता है जहां वो उसकी वाइफ श्रीवल्ली और उसकी फैमिली के साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है एंड उनके घर पे खाना खाता है। उसके बाद हमें एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जहाँ पे पुष्पा बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें डांस करते हुए देखने को मिले थे। एक एनर्जेटिक सॉन्ग था वो। एंड उस गाने के बाद हमें पुष्पा अपने घर पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो सुबह सोकर उठते हैं अपनी वाइफ के साथ। एंड जब वो अपने रूम से बाहर आते हैं तो सामने उनकी सौतेली भाभी खड़ी मिलती हैं जो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोला करती थी पहले अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, लेकिन आज वो वहाँ पे रोती और गिड़गिड़ाती हुई हेल्प मांगने आई होती हैं क्योंकि पुष्पा की सौतेली भतीजी को जो कि पुष्पा को बहुत प्यार करती थी उसको कुछ गुंडे उठा कर ले गए होते हैं। एंड हमें ये देखने को मिलता है कि ये वही गुंडे हैं जो कि माँ काली की उस दिन पूजा में उसे छेड़ रहे थे एंड उन्हें आधा टकला करके गधे पर बिठाकर वहाँ से भेजा गया था। वहाँ उसकी सौतेली भाभी ये बताती है कि उसके भाई को फ़ोन आया था एंड उन लड़कों ने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि वो उसकी भतीजी को छोड़ दें। ये सुनने के बाद पुष्पा गुस्से में आ जाता है एंड वहाँ से पुष्पा निकल के एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में हमें देखने को मिलता है जहाँ वो लाइव जाकर टेलीकास्ट में ये वर्डिंग देता है कि अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो उन सबको वो जान से मार देगा। एंड वो उन्हें 1 घंटे का टाइम देता है उस लड़की को वापस छोड़ने का।
उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो वो लड़का होता है मूवी में जिसने उसकी भतीजी को उठाया होता है वो कोई और नहीं होता, वो लड़का प्रताप रेड्डी का नेफ्यू होता है जिसका नाम गौतम बुग्गी रेड्डी होता है। एंड वहाँ हमें ये देखने को मिला है कि बुग्गी रेड्डी जो कि प्रताप रेड्डी का भतीजा है वो एक नंबर का नशेड़ी और अय्याश लड़का है जो कि पहले भी एक रेप केस की वजह से जेल में था एंड अभी कुछ टाइम पहले ही उसे बेल में बाहर निकाला गया था। एंड ये सब होने के बाद प्रताप रेड्डी अपने पास सिद्धप्पा नायडू को बुलाता है एंड उसे बोलता है कि पुष्पा को फ़ोन करके बोल दिया जाए कि वो उस लड़के को कुछ भी ना करे, जो भी हो सकता है उसकी भतीजी को छुड़वाया जाएगा लेकिन उसके भतीजे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। उसके बाद सीएम पुष्पा को फ़ोन करते हैं जहां पुष्पा सीएम और प्रताप रेड्डी दोनों की बेइज्जती करके फ़ोन काट देते हैं। एंड उसके बाद जब पुष्पा का लाइव टेलीकास्ट बुग्गी रेड्डी देखता है तो वो पुष्पा को फ़ोन करता है एंड वहां उसे वो लोकेशन बताता है और वो फिरौती की डिमांड 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ रख देता है। एंड पुष्पा उसे बोलता है कि वो 10 क्या वो 20 करोड़ भी देगा लेकिन उसकी भतीजी को कुछ भी होना नहीं चाहिए। उसके बाद वो पुष्पा से ये बोलता है कि उसे अकेला आना पड़ेगा, उसे किसी और पर भरोसा नहीं है। जब पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है अपनी भतीजी को लेने के लिए तो वो साथ में सिर्फ एक गन लेकर जाता है। एंड वहाँ पे वो पैसा तो उनको दे देता है लेकिन फिर भी वो उसकी भतीजी को नहीं छोड़ते एंड वो पुष्पा को बांध कर मारने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी भतीजी को लाकर उसके साथ गलत चीज़ें करने की कोशिश की जाती हैं जिसे देखने के बाद पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड पुष्पा एक एक करके सबको बहुत ब्रूटली मारना शुरू हो जाता है। एंड वहाँ हमें इस मूवी की सबसे ब्रूटल फाइट देखने को मिली थी जहाँ पे पुष्पा के हाथ और पांव बंधे होते हैं एंड वो लड़ाई में ही अपने हाथ और पांव खुलवा लेता है उनकी कुल्हाड़ियों और उनकी तलवारों की हेल्प से। उसके बाद वो एक कुल्हाड़ी से बहुत से गुंडों के हाथ पैर बहुत अलग अलग जगहों से काट देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला था हमें। उसके बाद हमें वहाँ पे प्रताप रेड्डी का छोटा भाई यानी कि बुग्गी रेड्डी का फादर आते हुए देखने को मिलता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका बेटा किस किस जगह पर उठता बैठता है। वहाँ वो जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते हैं ताकि पुष्पा उसे मार ना दे। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने की वजह से पुष्पा को थोड़ा टाइम लग जाता है जहाँ पुष्पा के लोग भी पहुँच जाते हैं एंड वो ट्राई करते हैं कि बुग्गी रेड्डी को वो बचा लें। एंड वहाँ पे माँ काली की एक मूर्ति होती है जिनका त्रिशूल उठाकर पुष्पा बुग्गी रेड्डी के सीने के आर पार कर देता है। एंड अपने बेटे की मौत देखने के बाद प्रताप रेड्डी का छोटा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वहाँ से वो पुष्पा की सौतेली भतीजी को उठाकर ले जाने लगता है जिसे देखने के बाद पुष्पा उसे भी मार देता है। उसके बाद हमें प्रताप रेड्डी देखने को मिलता है जहाँ वो अपने भाई और उसके भतीजे के आखिरी रिचुअल्स कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ पुष्पा के घर के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद ही लोग पुष्पा से मिल पा रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पे पुष्पा का सौतेला भाई आता है जो कि अपनी बेटी यानी कि पुष्पा की भतीजी की शादी का कार्ड लेकर आता है एंड वो पुष्पा से सॉरी फील करना चाहता है। आज तक उसने उसे सौतेला समझकर जो भी बिहेवियर किया उस चीज़ को लेकर, लेकिन पुष्पा उससे वहाँ मिलने को मना कर देता है। उसके बाद हमें प्रताप रेड्डी कुछ लोगों के साथ देखने को मिलता है जहाँ पे प्रताप रेड्डी के घर पे एक पार्टी चल रही होती है एंड वहाँ पे प्रताप रेड्डी ने उन सभी लोगों को बुलाया होता है जो पुष्पा के खिलाफ हैं। एंड यहाँ हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि पुष्पा के थर्ड पार्ट में प्रताप रेड्डी सबसे बड़े विलन रहने वाले हैं। एंड उस पार्टी में हमें प्रताप रेड्डी एक बात बोलता हुआ देखने को मिलता है जहाँ वो अपने लोगों से पूछता है कि वो नहीं आए एंड वो कौन है वो तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे उसके लोग बोलते हैं कि वो तो नहीं आए लेकिन उन्होंने कोई तोहफा भेजा है। एंड वहाँ हमें एक बुके देखने को मिलता है जिसके बीच में एक लाल कलर का स्टोन टाइप कुछ पड़ा होता है जिसके ऊपर एक स्कल बना होता है। एंड दूसरी तरफ हमें पुष्पा की भतीजी की शादी देखने को मिलती है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली पुष्पा अपनी फैमिली के साथ आता है एंड अपने भाई के गले मिलता है। एंड वहाँ में एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिल रही थी जहाँ पुष्पा अपनी फैमिली के साथ पहली बार बहुत प्यार से चीज़ें सेटल होने के बाद खड़ा मिल रहा था। एंड हमें वहाँ ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी एक बुके पड़ा होता है जिसके अंदर सेम एक काले से पत्थर टाइप चीज़ के ऊपर एक स्कल बना होता है। एंड तभी जब पुष्पा की पूरी फैमिली एक साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए स्टेज पर जाती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उसी बुके में से। एंड उसके बाद हमें पुष्पा का कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड दूसरी तरफ सेम वैसे ही ब्लैक स्टोन वाला वो स्कल के साइन वाला बुके प्रताप रेड्डी के घर पे भी देखने को मिला था पार्टी में, लेकिन वहाँ का हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि ब्लास्ट हुआ या नहीं। एंड उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में सिर्फ एक आदमी देखने को मिलता है जिसने एक शॉल लपेटा होता है एंड वो एक हाइट पे खड़ा होता है जहाँ पे खड़े होकर उसे पुष्पा का होता हुआ ब्लास्ट साफ दिख रहा होता है। एंड उसके पास हमें एक टेप रिकॉर्डर देखने को मिला था जो कि सेम भंवर सिंह शेखावत के पास था जब पुष्पा ने उसे सॉरी बोली थी उसकी रिकॉर्डिंग का। एंड यहाँ हमें मूवी ख़त्म होती हुई देखने को मिलती है एंड पुष्पा 3 की ब्रांडिंग भी। तो पुष्पा 3 तो ऑब्वियसली आएगी ही, लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो आखिरी में जो हमें इंसान देखने को मिला वो कौन था?
तो चलिए अब बात करते हैं जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमें देखने को मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है। तो आइए गौर करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मूवी में मिसिंग मिली हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेलर और टीज़र के बीच में हमें पुष्पा एक जगह पर देखने को मिले थे जहाँ पे एक जापानीज सेटअप टाइप था, जहाँ पे वो एक आदमी के साथ बैठे डील कर रहे थे, लेकिन मूवी में हमें ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज़, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो देखने को मिला जहाँ पे पुष्पा की कुछ जापानीज गुंडों से लड़ाई होती है पैसों को लेकर, उसके माल को लेकर। उसके बाद उनमें से एक माफिया आके उसे गोली मार देता है एंड वो पानी में गिर जाता है एंड वो वही सीन ख़त्म करके उसका एक सपना टूटता हुआ और उसे उठते हुए डरता हुआ दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट नहीं बन पाया। एंड तीसरी चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में जो आदमी खड़ा हुआ था जिसने पुष्पा के घर पे ब्लास्ट किया, वो आखिरकार था कौन। एंड जहाँ तक बात की जाए तो टेप रिकॉर्डर के वहाँ दिखने की वजह से ये तो 90% कन्फर्म है कि वो शेखावत ही हो सकता है। एंड उसकी साइड में जो टेप रिकॉर्डर पड़ा था उसे देखने के बाद हम 90% तो कह सकते हैं कि शेखावत अभी भी जिंदा है, लेकिन जिस हिसाब से हमें ब्लास्ट देखने को मिला था पुष्पा की भतीजी की शादी में, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई बचा भी होगा। एंड हो सकता है कि पुष्पा 3 में पुष्पा इसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ेगा। तो जो भी है जल्दी ही हमें पता लग जाएगा कि पुष्पा का 3rd पार्ट। सो जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। एंड तो जहाँ तक बात की जाए तो मूवी के क्लाइमैक्स में हमें पुष्पा भी एक ब्लास्ट में दिखे एंड शेखावत भी एक ब्लास्ट में दिखे। तो ना एक तरह से विलन रहा और ना हीरो। बाकी हमें पुष्पा 3 की तो वेट रहेगी एंड पुष्पा 3 कब आती है उसका कोई अपडेट आता है उसकी भी वेट में हम सब फैंस तो रहेंगे ही। जहाँ तक बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से एंड एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है मूवी। पुष्पा 1 से पुष्पा 2 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। सो ये था पूरा सीन बाय सीन फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन पुष्पा 2 द रूल का। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते हैं एंड कमेंट में ज़रूर बताते जाएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था इस मूवी से। एंड क्लाइमैक्स में जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिला उसके अंदर वो खड़ा इंसान आपको भी लगता है शेखावत है या फिर कोई भी हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में वो ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।